मोमेंटम, मोमेंटम, मोमेंटम। देखिए, हाँ बेटा, अभी तक हमने मेरे बच्चों जब न्यूटन्स लॉ पढ़ा तो हमने कहा कि यार ये किसी पार्टिकल में एक्सेलरेशन पैदा करता है, जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो एक्सेलरेशन पैदा करता है। ठीक है, तो ये हमने कहा पार्टिकल में एक्सेलरेशन पैदा करता है, और हमने उस तरह से समझाने की कोशिश की कि F बराबर ma है। पर लेटर हमने इस रिजल्ट को थोड़ा और सिंप्लीफाइड करने के लिए और जेनरिक बनाने के लिए एक नया टर्म डिफाइन किया। ये टर्म जो है किसी मूविंग पार्टिकल के लिए इनिशियली डिफाइन किया। आज की डेट में हम ये टर्म जो है वो एनर्जी भी जब मूव करती है, फोटोन भी मूव करते हैं, उनके लिए भी डिफाइन करते हैं। तो हमने एक जेनरिक टर्म डिफाइन किया ताकि हम उसको आगे ले जाकर बात कर सके। तो जेनरिक टर्म हमने टर्म डिफाइन किया मोमेंटम। मोमेंटम होता क्या है? मोमेंटम एक्चुअली फिजिकल क्वांटिटी है। इट इज अ कैरिड बाय एनी पार्टिकल विच हैज वेलोसिटी। यानी कि इफ समबडी हैज मोमेंटम देन यू नो कि किसी का मोमेंटम है, जैसे कोई चल रहा है तो उसका मोमेंटम है, तो आप ये कह सकते हैं कि इसके पास फोर्स लगाने की ताकत है। यानी किसी चीज से टकराएगा तो उस पर फोर्स लगा सकता है, तो मोमेंटम है, तो इसको इस तरह से समझा जा सकता है। पर अगर हम ज्यादा ज्ञानी ना बने, ज्यादा साइंटिस्ट ना बने, तो हमारे लिए मोमेंटम क्या है भैया? मोमेंटम इज डिफाइंड फॉर, एक पार्टिकल के लिए जो डिफाइन है वो है m इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट है और कुछ भी नहीं है। तो इससे भी हमारा जीवन चल जाएगा। जब साइंटिस्ट बनना होगा बड़े होके तो बन जाएंगे, अभी गवारों जैसे खेल लेते हैं छोटे छोटे बच्चों की तरह, ताकि हमारा जीवन थोड़ा आसानी से चल पाए। ठीक है, देखिए, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी defined for a particle defined for a particle or group of particles, group of particles। एक पार्टिकल के लिए भी डिफाइन है और ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स के लिए भी डिफाइन है। ठीक है, फॉर अ पार्टिकल इट इज डिफाइंड एज P इज इक्वल टू mv। एक पार्टिकल के लिए इसको डेफिनेशन क्या है? P इज इक्वल टू mv। एक पार्टिकल के लिए इसका डेफिनेशन है P इज इक्वल टू mv। ठीक है, एक पार्टिकल है तो उसके लिए सिंपल डेफिनेशन है m इंटू v। दिशा होती है इसमें, याद रखिएगा। ठीक है, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि एक का मोमेंटम इधर है और एक का मोमेंटम इधर है, तो आप जोड़ नहीं देंगे सीधे उनको, 5 और 3 8। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, फॉर ग्रुप ऑफ पार्टिकल, ये है पार्टिकल के लिए हमने लिखा, फॉर अ पार्टिकल ये है, और फॉर अ ग्रुप ऑफ पार्टिकल, फॉर अ ग्रुप ऑफ पार्टिकल, अगर आपने 2 पार्टिकल को या 4 पार्टिकल हैं उनको इकट्ठे देखा पार्टिकल और पूछा इसका मोमेंटम क्या है, तो इसका मोमेंटम की परिभाषा है P इज इक्वल टू सिग्मा mi vi। P इज इक्वल टू सिग्मा mi vi। सिंपल, क्लियर है क्या मेरी बात? एकदम सिंपल परिभाषा, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। तो जैसे जस्ट फॉर सेक ऑफ, बिकॉज हर चीज चाहे छोटी हो या बड़ी, हमारे दिमाग में हमारे पास उसका एक मैथमेटिकल वे होना चाहिए ताकि हम उसको डील कर पाए। तो मान लीजिए एक पार्टिकल है मास m का, और वो जा रहा है वेलोसिटी v से एट एन एंगल थीटा फ्रॉम x एक्सिस। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। जल्दी से बताइए इसका मोमेंटम कितना हुआ? m मास का पार्टिकल। जी राकेश, सिंपल सवाल है, कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल बात है, कोई बड़ा काम नहीं है, एकदम अभी परिभाषित कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। mv cos थीटा i कैप प्लस mv sin थीटा j कैप, इजंट इट? वेरी गुड। मोमेंटम इस तरह से हमने यहां पर परिभाषित कर दिया। क्लियर है मेरी बात? अगर मान लीजिए एक पार्टिकल है मास m का, ये इधर v वेलोसिटी से जा रहा है, और एक दूसरा पार्टिकल है 2m का, ये इधर वेलोसिटी v से जा रहा है, इधर वेलोसिटी जा रहा है, और हमारा यही सिस्टम है, दिस इज आवर सिस्टम। हमने दोनों को इकट्ठे देखा है, दोनों को इकट्ठे देख रहे हैं, तो इसका मोमेंटम बताइए कितना हो गया?
इसका कितना हो गया एम वी आई क्या, इसका हो गया 2mv माइनस आई क्या, तो पूरे सिस्टम का कितना हो गया mv। यहां पे अगर हम लिखें तो p ऑफ द सिस्टम, बहुत आसान काम है, एकदम घटिया काम कर रहे हैं, mv आई क्या प्लस 2mv माइनस आई क्या, तो रिजल्टेंट कितना आ गया माइनस mv आई क्या, इज इट, दिस इज द मोमेंटम, p इज इक्वल टू माइनस mv आई क्या। जनरली क्या होता है कि जब स्ट्रेट लाइन में कर रहे होते हैं, सब चल रहे होते हैं, तो आई कैप हम लिखते नहीं, हम समझ जाते हैं माइनस प्लस से कम चल जाता है, प्लस होगा तो इधर की तरफ होगा, माइनस होगा तो इधर की तरफ होगा, लिखना चाहे तो लिखे, ना लिखना चाहे तो ना लिखे, दोनों ही चल जाएगा, क्योंकि हम एक ही दिशा में जब बात करें तो आई कैप क्यों बात करें जब स्ट्रेट लाइन की बात होती है। तो एकदम सिंपल काम है, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, मोमेंटम लिखना कभी भी मुश्किल काम नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? बहुत ही बढ़िया। मोमेंटम हमने जब लिखा तो अब हम न्यूटन के लॉज को मोमेंटम के टर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। न्यूटन के लॉ को मोमेंटम के टर्म में, न्यूटन के तीनों लॉ जो हमने पढ़े हैं उनको मोमेंटम के टर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। क्लियर है क्या मेरी बात? नंबर 1, राइट ऑन न्यूटन्स लॉज, न्यूटन्स लॉ नंबर 1, न्यूटन्स लॉ लिखिए, इन एब्सेंस ऑफ any external force, in absence of any external force, momentum of a particle remain conserved। अगर फोर्स नहीं लगेगा तो मोमेंटम उसका कंजर्व रहेगा, यानी जो वेलोसिटी है वो मेंटेन रहेगी, रुका है तो रुका रहेगा, चल रहा है तो चलता रहेगा, यही न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है। क्लियर है मेरी बात? नंबर 2, फॉर एनी सिस्टम एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू dp बाई dt। फॉर एनी सिस्टम एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू dp बाई dt, यानी कि इसको वर्ड में बोले तो किसी सिस्टम पे लगने वाला बाहरी फोर्स जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है। आज की दुनिया में न्यूटन सेकंड लॉ की परिभाषा इसी से भी चल जाती है। अगर आप किसी को बोले व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ, आपने कहा कि भैया एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, देन इट इज ऑल्सो करेक्ट। न्यूटन सेकंड लॉ वहां पर भी बिल्कुल एज इट इज वैलिड है, कहीं कोई गलती नहीं है आपकी। क्लियर है मेरी बात? नंबर 3, for any system of particles, if external force is 0, then momentum of the system will be conserved। Momentum of the system will be conserved। क्लियर है? तो यानी कि if F external is 0, ये बहुत काम का है, न्यूटन थर्ड लॉ जैसा ही है, क्योंकि जो अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल, आपने कहा सर अंदर के फोर्स लग रहे होंगे तो अंदर के फोर्स तो इक्वल एंड अपोजिट लगते हैं, तो उनका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा पूरे सिस्टम पे। इसलिए हमने कहा बाहरी फोर्स नहीं है तो अंदर फोर्स कुछ भी हो जाए, उनका तो एक्शन रिएक्शन मिला के नेट पूरे सिस्टम पे इफेक्ट तो 0 ही आ जाएगा। तो एफ एक्सटर्नल 0 हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे? मोमेंटम इज कंजर्व। P इज कंजर्व का मतलब होता है, कंजर्व अंग्रेजी वर्ड है जिसका मतलब होता है सेम रहना। कोई चीज कंजर्व रखी है, आपने कहा ये तो कंजर्व्ड है, इसका मतलब वो हमेशा मेंटेन है, उतनी थी उतनी ही रखी हुई है, P कंजर्व्ड है। क्या मेरी बात समझ में आई? पक्का? थोड़ा थोड़ा एप्लीकेशन करके अभी हम इसको वापस, इन सारी बातों को हम जब सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे तो इसमें हम बहुत एम्फेसाइज करेंगे, पर अभी थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया हमारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए। क्लियर है क्या मेरी बात? गुड। जैसे ध्यान से देखिएगा तो इसके एप्लीकेशन को थोड़ा थोड़ा देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, पर कुछ एक परिभाषाएं और समझाने के बाद आ जाओ बेटा, कुछ परिभाषाएं और समझाने के बाद, कुछ परिभाषाएं छोटी छोटी और समझाने के बाद। राइट डाउन अगली परिभाषा, इंपल्स।
ये कुछ परिभाषाएं, नए नए शब्द हैं, ठीक है। इंपल्स, एक पेज छोड़ दो बस। इंपल्स, इंपल्स क्या है? जब भी कोई बॉडी है बेटा, उसके पास पार्टिकल है, उसके पास एक मोमेंटम है, ठीक है। मास इनटू वेलोसिटी, या अगर दो पार्टिकल है तो m1v1 प्लस m2v2। हम सिंगल पार्टिकल से ही समझते हैं, वही हमारा दिमाग में बैठेगा। एक पार्टिकल है, मास m का, वो v वेलोसिटी से जा रहा है, तो उसके पास मोमेंटम कितना है? mv। उसके पास मोमेंटम mv है। अगर हम उस पर फोर्स लगा देंगे तो क्या उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा? फोर्स लगाने से मोमेंटम चेंज होता है, ये हमें पता है, न्यूटन सेकंड लॉ। तो इन्होंने क्या कहा, एक नई परिभाषा बनाई, एक नया टर्म बनाया, इंपल्स, जिसका सिर्फ एक मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम। यानी किसी भी पार्टिकल में कितना मोमेंटम का चेंज हुआ है, उसे क्या कहते हैं? इंपल्स कहते हैं। लिखिए, फॉर एनी पार्टिकल, फॉर एनी पार्टिकल, फॉर एनी पार्टिकल चेंज इन मोमेंटम, change in momentum is called impulse. Change in momentum is called impulse. Change in momentum is called impulse. ठीक है? It is also a vector quantity. It is also a vector quantity. तो इंपल्स वेक्टर जो हमारे पास है, लेट से हमने आई से डिनोट किया, कुछ किताबें जे से डिनोट करती हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि जे से ही करना है कि आई से करना है, जिससे करो कोई फर्क नहीं पड़ता। आई का मतलब होता है सिंपल पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। ठीक है, ठीक है। पहली बात, एक इंपॉर्टेंट बात यह है, इंपल्स का एक अंग्रेजी मीनिंग चलता है मार्केट में, उससे हमें थोड़ा बचना है। इंपल्स में आके आपने ये काम कर दिया, ऐसा सुना होगा ना आपने कि इंपल्स में आके काम कर दिया, ये बहुत इंपल्सिव है, ऐसे वर्ड सुने ना आपने। उसका मतलब होता है झटका, पागलपन, ऐसा ऐसा कर रहे ना। पर इस इंपल्स में ऐसा कोई झटका पागलपन लेके मत घुसिएगा इसमें। ना कोई झटका है यहां पे, ना कोई पागलपन है। ठीक है कि ये इंपल्स है इंपल्स, ये भी है, पर ये भी इंपल्स है। मोमेंटम चेंज होगा तो इंपल्स है, इसके लिए कोई झटका आना जरूरी नहीं होता। ठीक है, इंपल्स को झटके से रिलेट मत करिएगा। अगर दिमाग में, क्योंकि अंग्रेजी के शब्द साथ में, क्योंकि हमारी बोलचाल की भाषाएं भी तो हम साथ में जी रहे हैं, तो दो भाषा के कंफ्यूज ना कर जाए। तो इंपल्स फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक मतलब होता है, चेंज इन मोमेंटम, चाहे वो धीरे धीरे हुआ हो, चाहे वो तेज हुआ हो। ठीक है। अच्छा, मोमेंटम चेंज करेगा कौन? फोर्स ही करेगा। लिखिए, इंपल्स इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय फोर्स। इंपल्स इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय फोर्स। इंपल्स कौन क्रिएट करता है? फोर्स क्रिएट करता है। ठीक है। सो वी नो दैट F इज इक्वल टू dp बाई dt। पता है ना हमें ये बात? तो हमारे पास क्या आ गया? F dt बराबर dp। अरे बताइए। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो dp मतलब क्या हो गया? p में चेंज। तो ये हमारे पास क्या आ गया? नई परिभाषा। इंपल्स का एक और तरीका आ गया, इंटीग्रल f dt। इंपल्स f dt। पक्का? तो इंपल्स का मेरे बेटा ध्यान, इंपल्स का दूसरी परिभाषा आ गई, इंटीग्रल एफ डी टी। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। इंपल्स का मतलब सिर्फ एक ही होता है, देयर इज नो अदर डेफिनेशन। इंपल्स की एक ही डेफिनेशन है, चेंज इन मोमेंटम। पक्का? लेकिन ये इंपल्स लाता कौन है? फोर्स लाता है। तो अगर आपको मोमेंटम पता हो, इनिशियल और फाइनल, और कोई पूछे इंपल्स निकालो, तो आप बता सकते हैं इस फॉर्मूले से। अगर आपको मोमेंटम नहीं बताया है, उसने फोर्स बता दिया कि इस फोर्स का इंपल्स बताओ, तो आप ला सकते हैं इस फॉर्मूले से। यानी दोनों तरीके से कर सकते हैं। भाई एक ये तरीका है, फोर्स बताओ तब भी मैं बता दूंगा कितना मोमेंटम चेंज हुआ है, और मोमेंटम चेंज बताओ, मोमेंटम इनिशियल और फाइनल बताओगे तब भी मैं बता दूंगा कितना मोमेंटम चेंज हुआ है। पक्का? तो अब मैं आपसे जैसे पूछूं कि एक आदमी को मैंने छठी मंजिल से गिरा दिया, ठीक है, नीचे सीमेंटेड जमीन थी, एकदम हार्ड रॉक सॉलिड, वो गिरा और जो हुआ वो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे।
जो हुआ हुआ, ठीक है। दूसरे केस में उसको फेंका और नीचे हमने यहां पे फोम लगा रखे थे बहुत सारे, और उस पे गिर गया, वो गिर गया, फिर सेटल हो गया। इस पे जो भी हुआ हो उसका उसमें भी डिस्कस नहीं करेंगे। किस केस में जमीन ने उस आदमी पर ज्यादा इंपल्स लगाया? किस केस में जमीन ने उस आदमी पे ज्यादा, आपको इंपल्स समझ में आना जरूरी है, ये परिभाषाएं तो ठीक है पर फील आना जरूरी है। किस केस में जमीन ने नॉर्मल फोर्स लगाया होगा, एक बार फोम ने लगाया होगा, एक बार रॉक सॉलिड जमीन ने लगाया होगा, तो दोनों ने फोर्स लगाया है। अरे समझ में आ रहा है मेरी बात? तो किसने ज्यादा इंपल्स लगाया? बराबर। क्यों बराबर? क्योंकि जब वो गिर रहा होगा, गिरने से पहले जितनी ऊंचाई से फेंका है उसके हिसाब से उसकी वेलोसिटी होगी, चाहे नीचे सॉलिड हो चाहे नीचे फोम हो, सॉफ्ट हो यहां पर। तो इनिशियल मोमेंटम दोनों केस में सेम है, और फाइनली क्या रुक गया होगा, चाहे मर के रुके चाहे हंस के रुके, पर रुकेगा ना। तो फाइनली सब में क्या हुआ, रुक गया है, तो फाइनल मोमेंटम सब में जीरो है, इनिशियल मोमेंटम सब में mv है, तो चेंज इन मोमेंटम सेम है, तो इसका मतलब इंपल्स सेम आया होगा। लेकिन फिर आपने कहा कि सर फिर मुझे इंपल्स सेम आया है, कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इंपल्स सेम आया है तो मुझे रॉक सॉलिड में चोट ज्यादा क्यों लगी? हमें बेटा चोट जो लगती है वो चेंज इन मोमेंटम के कारण नहीं लगती, वो फोर्स से लगती है। अब देखते हैं, यहां से हम समझ क्या पाए कि दोनों केस में चेंज इन मोमेंटम सेम है। अब आपको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, जब वो रॉक सॉलिड पे गिरा तो गिरते ही रुक गया होगा, गिरा ठप रुक गया, रुक गया, तो टाइम क्या होगा, कम होगा, इंपल्स सेम ही है, तो एफ ज्यादा होगा, इसलिए टूट गई हड्डियां। सॉफ्ट सरफेस पे कूदा, धीरे धीरे करते हुए आराम से दबते दबते ऐसे ऐसे करते करते आराम से सेटल डाउन किया। 15 मिनट लग गए उसको सेटल डाउन होने में। अरे सर मेरा थोड़ा समय ज्यादा लगा, ज्यादा समय लगा तो इंपल्स तो सेम ही है, तो फोर्स कम है। तो चोट हमें इंपल्स से नहीं लगती है, चोट हमें किससे लगती है, फोर्स से। इसीलिए जब आप क्रिकेट खेले जाते हैं तो जब आप कैच की प्रैक्टिस करते हैं तो वो कहता है यूं करो कैच। क्यों? क्योंकि बॉल जो आ रही है उसके पास मोमेंटम है, कैच करोगे तो कितना हो जाएगा उसका मोमेंटम, जीरो। चाहे तुम कैसे भी कैच करो, जो बॉल आ रही है उसके पास जो इनिशियल मोमेंटम है वो तो mv ही है, फाइनल कितना होने वाला है, जीरो। अगर तुमने यू कैच किया तो जैसे यहां पे रखा, रखते ही तू रुक गई। अरे समझ में आया? तो टाइम लगा कम तो फोर्स लगा ज्यादा, चोट लग गई। अब तुमने यूं ऐसे लाके किया, थोड़ा समय दिया तुमने, आराम से धीरे धीरे करके इसको स्लो डाउन किया। अरे समझ में आ रहा है मेरी बात? यहां पे कैच करते 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 यहीं पे रोक नहीं दिया, यहां ला लाके रोका यहां पर, तो क्या तुमने समय ज्यादा दे दिया कैच करने में? अगर आपको लग रहा है कि सर इतना फर्क थोड़ी पड़ा हो, अगर मान लो इसमें आपको समय लगा हो 1 मिली सेकेंड और इसमें आपको लगे हो 5 मिली सेकेंड, आपको पता नहीं चल पाएगा, 10 मिली सेकेंड लगे, पर फोर्स 10 गुना कम हो गया होगा। अरे आई सेम ही है, टाइम अगर 10 गुना बढ़ा दिया, 1 मिली सेकेंड और 10 मिली सेकेंड में आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन टाइम 10 गुना बढ़ते ही फोर्स 10 गुना कम हो गया होगा, तो हाथ में चोट कम लगेगी। ऐसे कैच करने को मना करते हैं वो कहते हैं जब क्या बॉल आ रही है तेज तो कभी बॉल तो यूं कैच किया कीजिए ताकि आपको समय ज्यादा मिले। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का? अब जैसे आपकी गाड़ी में शॉकर लगाए जाते हैं, शॉकर क्यों लगाए जाते हैं आपकी गाड़ी में? क्योंकि नीचे गड्ढा आया तो गड्ढा जब आया तो गड्ढे पे जब वो स्प्रिंग लगी हुई है तो गड्ढे पे यहां पे ये वाला पार्ट खट से हुआ, तो ये क्या स्प्रिंग क्या करेगी, स्प्रिंग अपनी लंबाई बदलेगी तो फोर्स आपके पास पहुंचेगा। स्प्रिंग फोर्स कैसे पहुंचाती है? लंबाई बदल के। लंबाई बदलने में स्प्रिंग को क्या लगेगा? टाइम लगेगा तो फोर्स आपके से पहुंचेगा। तो आराम से जब फोर्स पहुंचा तो इतना झटका नहीं लगा, टाइम बढ़ गया, चेंज तो मोमेंटम हुआ है, लेकिन उसके बाद अगर ये रॉड लगी होती सीधे तो जैसे झटका लगता है यहीं यहां पे लगा और यहां पहुंचा, तुरंत पहुंचा। अरे समझ में आ रहा? रॉड अगर ऐसे रॉड है, यहां पे मेरा हाथ है, ठक से मारा, ठक से मेरे हाथ पे भी लगेगा, अरे समय थोड़ी लगेगा। तो क्या होगा उस केस में? इसमें हमारे पास समय कम मिला। तो इंपॉर्टेंट बात आपको समझ आनी चाहिए, इंपल्स अगर मैं, ये तो हो गया ज्ञान गया भाड़ में। सवाल को कैसे सॉल्व करना? सवाल अगर कभी पूछे, कभी इंपल्स पूछे, तो या तो आप ढूंढिए कि मुझे इनिशियल और फाइनल मोमेंटम पता हो या मुझे फोर्स और टाइम पता हो, तो दोनों केस में मैं इंपल्स निकाल सकता हूं। क्लियर है क्या मेरी बात? जैसे मैंने आपसे पूछा कि एक केजी के बॉल को
मैंने 20 मीटर पर सेकंड से फेंका, 20 मीटर पर सेकंड से फेंका, ठीक है, 1 केजी की बॉल को 20 मीटर पर सेकंड से फेंका। इन इट्स एंटायर जर्नी, ऊपर से नीचे आने तक, व्हाट इज द इंपल्स बाय ग्रेविटी? व्हाट इज द इंपल्स बाय ग्रेविटी? इन इट्स एंटायर जर्नी, व्हाट इज द इंपल्स बाय ग्रेविटी? ग्रेविटी का इंपल्स कितना है पूरी जर्नी में? तो ऐसे गया होगा, वापस जब लौटा होगा तो क्या हुआ होगा? ऐसे जाके वापस लौटा होगा, यहां जर्नी खत्म, इसकी मोमेंटम इधर की तरफ 20 हो गया, अरे वेलोसिटी इधर की तरफ 20 हो जाएगी। इतना तो याद है आपको काइनेमैटिक्स का बेसिक, 20 से फेंकोगे तो 20 से गिरेगा, अगर यहां 20 से फेंका है तो वापस जब नीचे आएगा तो 20 पे ही आएगा। तो इसका पहले मोमेंटम कितना था? 20 जे कैप, मास 1 kg है। बाद में मोमेंटम कितना है? -20 जे कैप। तो चेंज कितना हुआ? -40 जे कैप। पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, -40 जे कैप। पर उसको जे वे नहीं बताएंगे, माइनस जे कैप मतलब नीचे आया, तो अर्थ का फोर्स किधर लग रहा है? नीचे की तरफ लग रहा है, तो जिधर फोर्स लगाएगा उधर ही तो इंपल्स होगा। इंपल्स का मतलब, जिधर इंपल्स की 2 परिभाषाएं हैं, प्लीज दोनों को याद रखिए। या तो मोमेंटम चेंज से निकाल सकते हैं, अरे समझ में आ रहा है, या फिर इस तरह से निकाल सकते हैं, आई बराबर, तो कितना आया मोमेंटम चेंज? तो मोमेंटम चेंज आ गया, पी फाइनल हो गया -20 जे। अरे बताइए, माइनस पी इनिशियल इज 20 जे, तो क्या गया इंपल्स? -40 जे। पर उसको जे जू नहीं बताएंगे, उसको बताएंगे 40 केजी मीटर पर सेकेंड का इंपल्स। यूनिट उसका क्या हो गया? मोमेंटम का जो यूनिट है वही इसका यूनिट है, केजी मीटर पर सेकेंड का इंपल्स नीचे की तरफ लगा, फोर्स भी दिशा में लगेगा। एक तरीका ये था। अब मान लो दूसरा तरीका, इस पे पूरे रास्ते में कौन सा फोर्स लग रहा था? mg। कितना है? 10 न्यूटन। कितना टाइम लगा होगा इसको? तो अगर मैं दूसरी परिभाषा से जाऊं तो F इंटू टाइम, तो कितना आएगा मोमेंटम? इंपल्स कितना आएगा? फोर्स कितना लग रहा था? 10 न्यूटन। टाइम 4 सेकेंड। तो F तो कांस्टेंट है, तो सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा। तो F इंटू टाइम कितना आ गया? 40। तो इस तरह से भी 40 आ जाएगा, 40 तो इधर से भी आ जाएगा, उधर से भी आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया इसका? चेंज इन मोमेंटम इस तरीके से। दूसरा है F है -mg जे कैप। अरे बताइए, और टाइम कितना है? 4 सेकेंड। यहां से भी निकाल सकते हैं इंपल्स, तो यहां से भी इंपल्स कितना आ गया? -40 जे कैप। तो आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। इंपल्स एकदम सिंपल बात है, डरने की जरूरत नहीं है। इंपल्स कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इंपल्स मोमेंटम थ्योरम बड़ी मुश्किल होती है, कुछ मुश्किल नहीं है, एकदम सिंपल बात, बेसिक बात है। इंपल्स की सिर्फ एक सीधी सादी परिभाषा है, इसके अलावा कुछ भी किसी ने बताया उसकी बात ही नहीं सुननी है। इंपल्स का मतलब चेंज इन मोमेंटम, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता। मुझे ये पता है, चेंज इन मोमेंटम जब भी होगा उसको कहेंगे इंपल्स, बस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ठीक है? इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो मोमेंटम इनिशियल पता हो, फाइनल पता हो तो फाइनल माइनस इनिशियल, और फोर्स पता हो, टाइम पता हो तो गुणा करके, अगर फोर्स वेरिएबल है तो इंटीग्रेट करके, और अगर फोर्स और टाइम का ग्राफ दिया है तो एरिया अंडर द कर्व। इंटीग्रल एफडीटी क्या हो गया? एरिया अंडर द कर्व। लिख लीजिए, इफ फोर्स टाइम ग्राफ इज गिवन, फोर्स टाइम ग्राफ इज गिवन, लास्ट बात भी लिख ले, इफ फोर्स टाइम ग्राफ इज गिवन, then area under the curve is impulse, area under the curve is impulse, impulse मतलब change in momentum। दो तरीके से सवाल पूछ सकता है, इस फोर्स ने कितना इंपल्स दिया, या पूछ सकता है इस पार्टिकल पे कितना इंपल्स लगा। अरे एक ही बात है, फोर्स देगा पार्टिकल पे लगेगा, घबराइएगा मत, एकदम सिंपल सी बात है। क्लियर है क्या मेरी बात? अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राइट डन। पॉइंट्स टू रिमेंबर, ताकि आप
इन बातों को याद रख पाए। पॉइंट्स टू रिमेंबर, पॉइंट्स टू रिमेंबर, ठीक है। नंबर 1, क्योंकि अभी तो मैं न्यूटन्स लॉ पढ़ा रहा हूं, तो सवाल जो आएंगे आपको पहले ही पता है न्यूटन्स लॉ के हैं। और जब पेपर देने जाएंगे या कहीं जब जनरल सवाल सॉल्व करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि न्यूटन्स लॉ का सवाल है कि प्यूटन्स लॉ का सवाल है, किसका सवाल है? लिख के थोड़ी आएगा कि मेरा नाम न्यूटन्स लॉ का सवाल हूं मैं, ठीक है। अगर किसी सवाल में, इफ, इंग्लिश में बोल देता हूं, इफ इन एनी क्वेश्चन, somebody is interested in some unknown force or acceleration, then Newton's law must strike your mind. दिमाग में तुरंत न्यूटन्स लॉ स्ट्राइक करना चाहिए। न्यूटन्स लॉ लगाते हैं, न्यूटन्स लॉ लगाते हैं। अरे क्लियर है मेरी बात? तुरंत समझ जाना कि न्यूटन्स लॉ लगाना है मुझे, कुछ भी हो जाए न्यूटन्स लॉ लगाना है। कब? जब किसी फोर्स का जिक्र हो। अब फोर्स का जिक्र कैसे होगा? अब फोर्स का जिक्र की भी तरीके हैं, फोर्स का जिक्र करने के भी तरीके हैं। क्या तरीके हैं फोर्स का जिक्र करने के? अगर वो पूछ दे कि भैया ये फोर्स बताओ, तो समझ ही भी आओगे फोर्स का जिक्र हो रहा है। वो पूछेगा कि बताओ कब टेंशन, कब कॉर्ड स्लैक कर जाएगी, मतलब वो पूछ रहा है फाइंड आउट व्हेन टी इज 0, मतलब फिर से फोर्स का जिक्र है, न्यूटन्स लॉ। अरे अब कॉर्ड स्लैक कर जाएगी, अंग्रेजी में लिसन में तो पूछा ही नहीं है फोर्स, मैं कैसे सवाल सॉल्व करूं? तो जब उसने बोला व्हेन द कॉर्ड गेट्स स्लैक्ड, मान लो कभी लैंग्वेज आई, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आया? क्या पूछ रहा है? व्हेन द टेंशन इज 0, इसका मतलब फोर्स का जिक्र है, न्यूटन्स लॉ मेरे दिमाग में आएगा। हाउ विल आई नो कि मुझे क्या लगाना है यार तुम्हें? क्योंकि मैं वो सारे सवाल तो रटा नहीं सकता, दुनिया में करोड़ों सवाल की भाषाएं बना के मैं सवाल बना सकता। तो मैं आपको कैसे चलेगा कि न्यूटन्स लॉ लगाना है? जैसे ही आपको दिखाई दिया कि टेंशन का जिक्र, वो बोलेगा एक पार्टिकल, ये बॉडी पार्टिकल जो है वो सरफेस को कब छोड़ेगा, यानी वो पूछ रहा कि कब नॉर्मल 0 होगा। तो क्या नॉर्मल मतलब फोर्स, फोर्स का जिक्र आया तो क्या करेंगे? न्यूटन्स लॉ। क्लियर है क्या मेरी बात? पॉइंट नंबर 2, न्यूटन्स लॉ के सवालों को करने में सबसे पहला जो काम होगा, सबसे पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप लिखिए पॉइंट नंबर 2, in application the first step is assume acceleration with common sense. 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 कॉमन सेंस से मतलब आपको बताएंगे कि किधर चल सकता है। अरे समझ में आ रहा है मेरी बात? एज्यूम करेंगे एक्सेलेरेशन विद कॉमन सेंस, पक्का? ब्रैकेट में ईदर फ्रॉम ग्राउंड और फ्रॉम एनीवेयर एल्स, जहां से तुम्हें आसानी से दिखाई दे, मुश्किल ना करना, जहां से आसानी से दिखाई दे वहां से एक्सेलेरेशन मान लेना, जहां से पक्के से यकीन हो कि ये ऐसे ही चल रहा होगा भैया। हल्का सा भी कंफ्यूजन है वहां ना मानना। जैसे चलते हुए वेज पे कोई ब्लॉक चल रहा होगा तो हमें पता है कि ब्लॉक को वेज से देखेंगे। एलिवेटर के अंदर रस्सियां से लगी हुई छत से, तो अच्छा है कि एलिवेटर में बैठ के देखो यार, क्योंकि उसके बाद एलिवेटर तो कम से कम रुक जाएगा, छत तो नहीं चलेगी साली। अरे समझ में आ रहा है मेरी बात? पक्का? देन ड्रॉ FBD, गलती नहीं होनी चाहिए FBD में। ड्रॉ FBD, ड्रॉ FBD। फोर्सेस सिर्फ छूने से आते हैं, फिर से अवेयर करवा रहा हूं। ये नहीं कि इसका mg उसके ऊपर लग जाएगा, इसने उसके ऊपर ma लगा दिया, ma पे कोई नहीं लगाता। फोर्सेस जो होते हैं वो होते हैं नॉर्मल, फ्रिक्शन, mg, टेंशन, स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, यही सब फोर्स होते हैं। और कोई फोर्स नहीं होता, कोई किसी फोर्स का नाम ma नहीं है, भगवान ने नहीं बनाया। सारे फोर्सेस नॉर्मल फोर्स होते हैं। क्लियर है क्या मेरी बात? पक्का? अरे क्लियर है? वेरी गुड। क्या लिखा? ड्रॉ FBD।
यूज स्यूडो फोर्स इफ नीडेड। कब नीडेड है आपको पता है स्यूडो फोर्स, आप आराम से यूज स्यूडो फोर्स इफ नीडेड। स्यूडो फोर्स लगाइए अगर नीड हो तो, ठीक है। फिर बात आई एक्सेलरेशंस मानने में गलती मत करिएगा, कॉमन सेंस से जो बोल रहा है कि इधर चल रहा है, साथ चल रहे हैं तो दोनों का सेम मान लेना, अलग अलग चल रहे हैं तो अलग अलग मान लेना। क्लियर है क्या मेरी बात? गुड 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 गुड। यूज स्यूडो फोर्स इफ नीडेड, क्योंकि अंत में अब आपको यही लाइनें पढ़ लेंगे आप बार बार, तो आपके सवाल सॉल्व सारे इसी से होंगे। थ्योरी रिवाइज करने के लिए ये 2 पेज ही काम आएंगे, ताकि आपको पूरा ना पढ़ना पड़े, इन्हीं को पढ़ते रहेंगे, ठीक है। दोबारा इसलिए मैं दिमाग में बैठाना जरूरी है। यूज स्यूडो फोर्स इफ नीडेड। आगे ब्रेक द ऑल फोर्सेस इन 2 डायरेक्शन, जिसका जो एक्सेलरेशन माना है वन इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड वन परपेंडिकुलर टू इट। बाकी बस इक्वेशन लिखनी है। क्लियर है बच्चों? एक उस दिशा में जिधर एक्सेलरेशन माना है और एक उसके परपेंडिकुलर, फिर उधर इक्वेशन लिख लीजिए। पक्का? क्लियर, वेरी गुड। क्लियर है सभी को? गुड गुड। आगे अगला पॉइंट, अगला पॉइंट। If in an equation some internal force is asked, force is asked, then draw FBD of one part on either side। जहां पे पूछा गया उसके एक तरफ के राइट का या उसके लेफ्ट का एफबीडी बना दीजिए। कभी बीच का फोर्स पूछा जाए तो बेटा, बीच का फोर्स पूछा जाए तो, क्योंकि न्यूटन्स लॉ कभी बीच का फोर्स नहीं बताता, वो बाहरी फोर्स बताता है। तो किसी चीज को बाहरी कैसे करेंगे? बनाएंगे हम बाहरी। कोई पूछेगा इसको मैंने ऐसे चलाया, उसके बाद नीचे वाले पेन के टुकड़े ने ऊपर वाले पेन के टुकड़े पे कितना फोर्स लगाया। अभी आप सोचने की कोशिश करिए। अच्छा एक बात बताइए, मैंने किसको पकड़ा हुआ है? पेन के टिप को। क्या आप सिर्फ इतने पार्ट को देखिए, इसको मैंने पकड़ा हुआ है क्या? ये इसको आगे कौन ले गया? ये जो टुकड़ा है यहां पर अंदर ही अंदर, अगर आप इसको अंदर घुस के देखेंगे इस पेन के अंदर, तो इस पेन के ऊपरी हिस्से को नीचे वाला हिस्सा जो है वो यहां पर यू फोर्स लगा के ले गया है साथ में। अरे समझ में आ रहा है मेरी बात? कोई चीज जिसपे मैंने तो भाई इस पे मैंने तो नहीं फोर्स लगाया, इस पे मैंने, जैसे सिंपल सी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं कि मैंने इस बॉटल को चलाया, ढक्कन को किसने चलाया है? बॉटल ने ढक्कन के ऊपर फोर्स लगाया होगा यहां पर, अरे तभी तो चल रहा है। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो ये फोर्स लगाएंगे तो अगर कोई मुझे बॉटल ने ढक्कन पे कितना फोर्स लगाया तो सिर्फ ढक्कन का या बॉटल का बीडी बनाओ। अरे समझ में आ रहा है मेरी बात? वेरी गुड। आगे in string constraint, if multiple pulley system is there, you can use virtual work method. You can use virtual work method. But real method is length of string remain constant. और वो कैसे करेंगे बहुत डिटेल में किया हुआ है, मैं दोबारा नहीं लिख सकता, वो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको दिख ही जाएगा। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। ठीक है बेटा?
लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। क्लियर है? वेरी गुड। हाँ, गाड़ी की, अरे वो एक दिन मैंने इरोडो के सवाल न्यूटन्स लॉ के उससे कहे थे डालने को स्टार बैच के लिए, राहुल को बोले थे, तो पूछेगा कहाँ है, मुझे यहाँ चाहिए होंगे। क्लियर है क्या मेरी बात? क्लियर है यहां तक? आगे, इन वेज कंस्ट्रेंट if you are observing block with respect to wedge, तो कंस्ट्रेंट की जरूरत नहीं है, अपने आप आपने बोल दिया इसके अलोंग चलेगा, पहले आप मान लेते हो उसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, तो कंस्ट्रेंट की जरूरत नहीं है। अदरवाइज क्या करना होता है? वेलोसिटी अलोंग कॉमन नॉर्मल इज सेम, वेलोसिटी अलोंग कॉमन नॉर्मल इज सेम, कॉमन नॉर्मल इज सेम। समझ में आया? यही करते थे। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, इन a pulley block system, if all the blocks go with same magnitude of acceleration, दिख जाएगा आपको ये नीचे ये भी इतना साथ चलेगा, सब जुड़े हुए हो एक साथ, all the blocks acceleration, then use the concept of driving force, use the concept of driving force, सब साथ में चलें अगर सेम एक्सेलरेशन से। ड्राइविंग फोर्स वाला कॉन्सेप्ट क्या है? ड्राइविंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास, याद है ना, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, is equal to acceleration, driving force divided by total mass is, क्योंकि राकेश हमने पहले ही बोल दिया कंस्ट्रेंट में कि वो उसके अलोंग चलेगा, वेज के अलोंग, हमने एक्सेलरेशन उसका माना तो कंस्ट्रेंट हो गया, वही तो कंस्ट्रेंट था, और कोई कंस्ट्रेंट था थोड़ी कि ब्लॉक कैन मूव अलोंग द वेज ओनली। ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास याद रहेगा, पक्का कर लेंगे ना, ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास। नेक्स्ट, स्टैटिक फ्रिक्शन राहुल इरोडो वाली वो नहीं कराई थी सुबह स्टार बैच के लिए, सुबह सुबह आया था, वो कहाँ है? एक काम करो, न्यूटन्स लॉ के स्टार्टिंग के स्टार्टिंग से डाले थे 1.18 पे ही न्यूटन्स लॉ स्टार्ट हो रहा है क्या? न्यूटन्स लॉ देखना उसी के ऊपर स्टार्ट हो रहा है क्या? जहां से न्यूटन्स लॉ के फोटो बने हो ना, कोई बेज बेज पुली पुली, वो सब एक बार दे दे मुझे 10 वो बना रखी है क्या हमने, वो वाली पीपीटी? हाँ, सब कहाँ है वो, दिखा दे मुझे एक बार यार, अगर वही उसी से काम चल जाएगा मेरे को तो 10-5 इनको, इनसे चाहता हूं कि ये सवाल कर ले, इनसे हो जाएंगे तो फिर सबसे हो जानी चाहिए पूरे इंडिया में। नहीं यार ये वाली नहीं, स्टार्टिंग की इरोडो है, इरोडो भेज दो मुझे सीधे, यही बड़ा कर करके दिखा दूंगा। हाँ मेरे को यहाँ पे भिजवा दो, नहीं हाँ हाँ हाँ, मैं बड़ा कर करके दिखा दूंगा। क्लियर है? क्या लिखा आगे? स्टैटिक फ्रिक्शन
जितनी जरूरत होगी, जिधर जरूरत होगी उधर लगेगा। कैसे पता चलेगा स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है? अगर बोल रहा होगा कि नहीं स्लिप नहीं कर रहा है तब, या पूछे कि स्लिप ना करे तब, लेकिन औकात के अंदर। ठीक है, जब स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब जब रुका हुआ है, स्लिपिंग नहीं हो रही है, क्या काम है उसका? दोनों को साथ रखना है। बहुत बढ़िया, लिखिए। और एफ मैक्स कितना हो गया? एफ मैक्स की वैल्यू म्यू एन, पक्का? एफ मैक्स लिखिए। व्हेन, अगला पॉइंट, व्हेन स्लिपिंग स्टार्ट्स, when slipping starts, friction is called kinetic friction. इसमें कंफ्यूजन नहीं है कितना लगेगा। इट इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू एन, इट इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू एन। काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा म्यू एन लगेगा, पक्का? एंड अपोजिट टू रिलेटिव वेलोसिटी, एंड अपोजिट टू रिलेटिव वेलोसिटी, अपोजिट टू रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, अपोजिट टू रिलेटिव वेलोसिटी लिखिए। इन अगली लाइन में, इन प्रैक्टिकलिटी द वैल्यू ऑफ म्यू, द वैल्यू ऑफ म्यू ऐड कर दीजिए, वैल्यू ऑफ म्यू इज स्लाइटली मोर in case of static friction then kinetic friction. Kinetic friction, ठीक है? म्यू एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू के। जब ये सब दिया हो तब मानेंगे कि म्यू एस और म्यू के होगा, नहीं तो म्यू ही चलेगा हमारा। 99.9% म्यू ही चल रहा है। म्यू एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू के, मतलब जब काइनेटिक फ्रिक्शन लगे, मैक्सिमम फ्रिक्शन की औकात तो म्यू एस के हो जाएगी, म्यू एस इनटू एन, और काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा तो म्यू की वैल्यू बदल देंगे, जो नई वैल्यू देगा म्यू के वो लगा देंगे, म्यू के इनटू एन। देखते हैं कि बहुत लंबी रोडो पूरी है तो शायद आ जाएगी, आ जाएगी, आएगी तो सब कुछ। ठीक है, तो अभी हम कुछ कुछ सवाल करते जाते हैं। इसको 2 पेज छोड़ दीजिए, 1 पेज और छोड़ दीजिए, जैसे आधा भरा हुआ तो उसके अगला वाला भी छोड़ दीजिए, ठीक है ना? ताकि अगर अभी हम सवाल करेंगे, कुछ नया सीखेंगे तो वहां लिख लेंगे। सिर्फ फॉर्मूले लिख के तो कोई कुछ उखड़ेगा भी नहीं, फॉर्मूले तो हमें पता ही है, फॉर्मूले तो कुछ करेंगे, कुछ नया देखेंगे तो हम वहां पे लिखते रहेंगे। अब इसमें ये सब कुछ आ गया है कि नहीं आया है? ये लोड भी नहीं हो सकता क्या कि मौत आ गई होगी? नहीं नहीं नहीं, अरे भैया वो महंगा खरीदा टीवी इन लोगों ने, तो आएगा यहां से कुछ कहा, सॉरी ये तो सब चल रहा है, ये यहां, ये न्यूटन्स लॉ ही कहानी है ना, फंडामेंटल लॉ, न्यूटन्स लॉ लिखा है ना ये सब। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। अब यहां से हम करना स्टार्ट करते हैं। ये उससे पहले वाला है? हाँ ये उससे पहले वाला है। ठीक है, मैं बड़ा कर दूंगा ताकि आपको पढ़ाई में आएगा, मैं बड़ा कर दूंगा, चिंता ना करिएगा। ये किसका? 1.10 1 ठीक है, चलो। अरे बड़ा हो जा भैया, ये बड़ा नहीं होगा कैसे? इससे भाई, इससे? हाँ हो गया, गंदा ना हो गया, दिख रहा है? ब्लर हो गया क्या? नहीं नहीं, हाथ हटाइए, तो मैं समझा देता हूँ, समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो इस सवाल को करते हैं, ये तो पीछे होगा, पर इस सवाल को फोटो बनाइए, कॉपी बनाइए, करिए करिए। अब उसमें भी आप मेरा मुंह ताकेंगे तो थोड़ी जिंदगी में कुछ बन पाएंगे। पहला फोटो बनाइए। m0 है, m1 है, m2 है, m0 है, m1 है, m2 है, दिख रहा है? ये m0 है मान लिया, ये m1 है, ये m2 है, ठीक है? अरे बताओ, ये m0 है, ये m1 है, ये m2 है,
मुझे याद है इस जगह का टेंशन चाहिए, इस जगह का टेंशन चाहिए मुझे। इस हरा पेन यूज करता हूं, यहां का टेंशन चाहिए। यहां पे टेंशन कितना है, यहां पे टेंशन कितना है? पहले मुझे बताओ दिमाग में क्या आया है? ड्राइविंग फोर्स का कॉन्सेप्ट आया और बीच का फोर्स पूछ रहा है। दूसरी बात ये भी इस्तेमाल हुई कि एक तरफ का एफबीडी बनाना पड़ेगा। पहले तो एफबीडी इसका यहां का टेंशन पूछ रहा है तो इसका एफबीडी बना दिया। तो इतना तो पक्का। स्टेप 1 क्या होता है? एक्सेलरेशन मानना। क्या सबके एक्सेलरेशन सेम होंगे? ए तो पहली इक्वेशन लिखी ए बराबर, बताइए व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स? सीधे लिखा, हमने कोई इक्वेशन लिखनी पड़ती है। ड्राइविंग फोर्स हमें आता है m0 g अपॉन m0 प्लस m1 प्लस m2। अब हमें बीच का फोर्स चाहिए तो उसके एक तरफ का एफबीडी बना लें। किसका एफबीडी बनाए? सिर्फ m2 का। क्या फोर्स लग रहा है उसके ऊपर? यही आंसर। तो आंसर बराबर क्या हो गया? आंसर आ गया। तो सोचो अगर तुम इतनी तेजी से रोड़ों के सवाल अगर कर लोगे तो तुम्हारे जीवन में बचेगा क्या? आंसर खत्म सवाल। ठीक है, वैसे फोटो वाले कराऊंगा ताकि हमें ये सवाल करते हैं। फिगर 1.1 ये क्या लिखा है? 1.11 ना पहले दिया होगा 1.11। अरे 1.11 कहीं लिखा है? 1.64 पे लिखा है कहीं? हाँ, 1.64। पहले मैं सवाल, ये फोटो है इसका, ये फोटो है, पहले फोटो बना लो ताकि हम सवाल को पढ़ेंगे तो हमें दिक्कत ना हो। ये m1 है, ये m2 है। फोटो बना लो। फोटो क्या है? इधर एक m1 मास यहां हैंग कर रहा है और यहां पर m2 मास है। ये एंगल अल्फा दिया हुआ है। फिर हम अंग्रेजी पढ़ेंगे सवाल की, पहले फोटो तो बन जाए। उसकी तो इधर की तरफ छप के आ गई है। बना ली फोटो? लेट्स रीड द क्वेश्चन। आराम से। ये 1.64 आपने बोला है ना? आपके फिगर है ना? मैं पढ़ रहा हूं। द इंक्लाइंड प्लेन ऑफ, डरिएगा मत, प्लीज मत डरिएगा, मतलब कोई डरने की बात नहीं है। और सब हम अननोन में करेंगे। अल्फा को अल्फा लिखेंगे, 30 नहीं करेंगे। ठीक है। इन द इंक्लाइंड प्लेन फॉर्म्स एन एंगल अल्फा, दिखा हुआ है, विद द हॉरिजॉन्टल। द मास रेशियो m2/m1 है क्या आपके? m2 और m1 इज 2/3। कहां गया? सॉरी, m2 इसका नाम है, m1 इसका नाम है। m2/m1 कितना दिया हो भाइयों ने? 2/3। m2/m1 इज 2/3 दिखा हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में डाल देंगे। m2 और m1 है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन m1 एंड द इंक्लाइंड प्लेन इज म्यू। k लिखा है, म्यू मान लेते हैं। 0.1 दिया हो, k इक्वल टू 0.1। डरने की जरूरत नहीं है, म्यू मान लिया। अरे म्यू मान लिया उसका, ठीक है। द मास ऑफ द पुली एंड द थ्रेड्स आर negligible. Find the magnitude and direction of acceleration of body m1 when the formally stationary system masses starts moving. उसने पूछा कि इनको छोड़ दिया, जो करना है करो। इनको छोड़ दिया, जो करना है करो। अल्फा 30 डिग्री है, चलिए अल्फा वहां 30 डिग्री लिख दिया और m2/m1 को 2/3 लिख दीजिए। या एक काम करिए, m2 को लिख लीजिए 2m, अब m2 की जगह लिख लीजिए 2m और m1 की जगह लिख लीजिए 3m। छोड़ दिया हमने कि जो करना है करो। उसके बाद वो क्या करेगा? इधर जाएगा कि इधर जाएगा? ये सवाल पूछा है। ठीक है, ये सवाल पूछा। सवाल समझ में आया क्या? आ गया? ये फोटो दिख रहा है। अब ये क्या, मैं आपको वैल्यू दे देता हूं। देखिए बहुत तेजी से, अरे आदमी, ये 30 डिग्री है, ये 3m है, ये 2m है और म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.1। म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.1। ये सवाल है। अरे देखो, पक्का म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.1। पक्का पूछा किधर जाएगा सिस्टम। तो कैसे, इधर बताओ, पहले करना है, मत लगो, करोगे तो मुझे फायदा नहीं है। कैसे, क्या सोचोगे? नहीं, आप देखोगे या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा। नहीं, जल्दीबाजी नहीं। इधर वही, क्या ये ड्राइविंग फोर्स जैसा है? तो इधर खींचने वाला कौन सा फोर्स है? अगर इधर 2mg इधर की तरफ खींचने वाला है, अरे बताइए, इधर की तरफ 2mg खींचने वाला है। अगर इधर की तरफ चल रहा होता, या तो ये इधर चलेगा, अरे बात को समझिए,
अगर जब ये इधर चल रहा हो, इधर की तरफ, जब ये इधर चल रहा है तो खींचने वाला कौन है? 2mg, और रोकने वाला कौन है? 3mg साइन थीटा प्लस म्यू 3mg कॉस थीटा। अबे फ्रिक्शन भी तो है, गवा दो। तो फ्रिक्शन भी अगर इधर चल रहा हो तो रोकने वाले दो लोग हैं, देखो कौन बड़ा है, जल्दी से देखो कौन बड़ा है, तभी तो बताओगे। अरे बताओ किधर की तरफ चल रहा है, दो लोग हैं। अगर मान लो इधर चलेगा, अगर M2 वाला नीचे घिसा के ले जाएगा, तेजी से काम करो, पेन तो चलना पड़ेगा हमें। डरिएगा मत भैया, तो इधर चल सकता है या इधर चल सकता है। क्या ये सेम एक्सेलरेशन वाली कहानी दिख रही है? ड्राइविंग फोर्स जैसा लग रहा है, जो जीतेगा वो चलाएगा। पहले मान लो राइट साइड चलेगा तो कौन? M2G, M2G की वैल्यू तो हो गई 2mg। अरे एक तरफ वाला हो गया 2mg, अरे बताओ ना। और रोकने वाला कौन कौन हो गया? 3mg साइन थीटा, यानी 3 लिखो 3mg साइन 30 डिग्री प्लस अबे इधर रोकने वाला और कौन है? दो लोग मिलकर। अगर इधर चलेगा तो mg साइन थीटा भी रोकेगा और फ्रिक्शन भी तो रोकेगा। अरे फ्रिक्शन इधर ही लगेगा ना बे। तो रोकने वाले की औकात बताओ कितनी है? प्लस म्यू की वैल्यू 0.1, 3mg cos 30। अरे बताओ, ये तो हो गया 2mg हो गया, ये कितना बना? 3mg साइन 30 कितना हुआ? 1.5 mg। अरे बताओ ना यार, ये कितना हुआ? cos 30 होता है √3/2। अरे थोड़ा अंदाजा लगवाओ, √3/2 तो कितना बना? ये बना √3/20 mg। अरे 0.1 को 1/10 लिख दिया ताकि आपको दिखा। 3√3 लगभग कितना होगा? इतना एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं होती है। √3 1.7 है, 3√3 5। अरे √3 1.7 है तो थोड़ा अंदाज ही तो लगाना है बेटा। ये 5 तो ये कितना होगा? 1.25। इन दोनों का मिला के कितना हुआ? 1.75। और ये कितना है? खींच ले जाएगा, यानी इधर चलेगा। हो गया सवाल खत्म। अरे दिख रहा है क्या? ये इधर चल जाएगा, दिख रहा है क्या? उन दोनों को मिला के उनकी औकात उसको रोकने के बराबर नहीं है। और कोई पूछे एक्सेलरेशन निकालो तो कैसे निकालोगे? तो नेट फोर्स जो निकाला, दिस माइनस दिस अपॉन टोटल मास। अरे ड्राइविंग फोर्स बाय ड्रिवन मास, आंसर। अरे क्लियर है? और देखते हैं, ये सवाल पढ़ते कहीं लिखा है, फोटो कहीं बनी है, ये पढ़ी। हाँ, फोटो बनाओ, डरना मत, कॉपी में फोटो बनाओ। नहीं राकेश, एक एक्सेलरेशन मान ले, एक बात समझो, एक बात इंटरेस्टिंग बात है। अगर मान लो इधर नहीं चला होता, इधर सुनो, अगर मान लो ये छोटा आ गया होता इत्तेफाक से, तो इसका मतलब इधर नहीं चल सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता इधर चल जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये इधर चलेगा तो फ्रिक्शन ऊपर हो जाता, फ्रिक्शन अपनी दिशा बदल देता। अभी तो हमने दोनों को नीचे माना था, अभी दोनों नीचे थोड़ी होते। जब इधर चलता तो mg साइन थीटा जीतना चाहिए था। अरे समझ में आ रहा है मेरी बात? वेरी गुड। हो सकता ना भी चलता। अरे समझ में आ रहा है मेरी बात? बेटा अरे 2m के बिना कैसे देख सकते हो? 2m के बिना देख के क्या फायदा होगा? ठीक है, आगे ये वाला फोटो 1.72 वाला फोटो बना लिया। अरे इंक्लाइन प्लेन अल्फा एंगल बना लिया। 1 और 2 ब्लॉक है। दूसरा ब्लॉक कैसा बना है? दिख रहा है? दिख रहा है कैसा है कि मैं बनाऊं फोटो? ये ऐसे यहां पर है, यहां पर एक पुली लगी हुई है, यहां से एक धागा है, यहां पर एक पुली है, ये ऐसे खूंटी में गड़ी हुई है। अरे ये खूंटी में गड़ी हुई है, ऐसे जुड़ी हुई है, और इसका दूसरा हिस्सा ये है ऐसे, और ये यहां पर एक ब्लॉक है ऐसे, जो कि ऐसे रस्सी गई हुई है।
इसका नाम 1 है, इसका नाम 2 है। अरे बताओ, ये है अल्फा, ये फोटो है। पढ़ूं सवाल? पढ़ते हैं सवाल आराम से। फाइंड द एक्सिलरेशन ऑफ द बॉडी 2 इन अरेंजमेंट इफ इट्स मास इज, इसका मास जो है ईटा टाइम्स एज ग्रेट, यानी ईटा मतलब इसका मास अगर m है तो इसका मास ईटा m है, ईटा टाइम्स एज ग्रेट एज मास ऑफ, कहां गया, बार 1। अब इसका नाम बार 1 है। अब वो रशियन लोग हैं, इनको इनकी भाषाएं अलग रही होंगी, इन्होंने इस ऑब्जेक्ट का नाम बार कह रहे हैं, हमारे लिए तो सब ब्लॉक है। अरे ठीक है। एंड द एंगल दैट द इंक्लाइंड प्लेन फॉर्म्स विद द हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू अल्फा, द masses, pulley and the threads as well as the frictions are assumed to be negligible, friction negligible है। पक्का? सबसे पहला स्टेप मानना। तो अगर ये भारी है, अरे दिख रहा है, तो इसका मान लेते हैं नीचे की तरफ A1, स्टेप 1, इसका इधर की तरफ A2, ठीक है, A1 A2, अरे सही है। फिर हमें रस्सियां हैं तो रस्सी कंस्ट्रेंट लगाते हैं, तो हम मान लेते हैं इसकी टेंशन T है, तो यहां T है, यहां 2T है, यहां 2T है। तो वर्चुअल वर्क वाले मेथड से करें तो 2T A2, अरे 2T A2 और T ऊपर A1 नीचे माइनस T A1, तो क्या लिखते हैं 2T इधर ही है, A2 भी इधर ही है, 2T A2, इसका T किधर है इस पे, और एक्सेलरेशन किधर माना है, नीचे, तो माइनस T A1 बराबर 0। अरे समझ में आया? तो क्या आ गया एक्सेलरेशन का रिलेशन, A1 इक्वल टू 2A2। हमें निकालना क्या है A1। अब क्या बनाया, अब नेक्स्ट स्टेप FBD, बताइए इसके ऊपर क्या फोर्स है, नीचे वेट, क्या इक्वेशन आई, ईटा mg माइनस T बराबर ईटा m A1, ईटा mg माइनस T बराबर ईटा m A1। अब ये इधर चल रहा है, कौन खींच रहा है इसको ऊपर, रोक कौन रहा है, mg साइन अल्फा। हमें पता ही इधर चल रहा है, इधर वाले कॉम्पोनेंट तो याद ही हो गए हमें। तो इसके लिए इक्वेशन क्या आई, 2t माइनस mg साइन अल्फा इज इक्वल टू m A1 बाई 2। काहे जबरदस्ती का नून लेके चलूं मैं, बताओ, T उड़ जाएगा A1 निकल आएगा, अरे T उड़ जाएगा A1 निकल आएगा। अब कौन सा करने का मन कर रहा है, ये वाला, इसको करते। इसे फोटो में नाम लिखा हुआ किसी का 17 लिखा है ना, पीछे लिखा होगा, पीछे लिखा होगा, पर फोटो तो बना लो ताकि हम पीछे पढ़ने जाएंगे तो हमें, इन्होंने कहा ये अलग करें, कोई भी कर लो। अबे दुनिया में किसी के पिताजी सवाल नहीं बना सकते जो आपसे ना हो, अगर तुमने सोच लिया। खुद उतर के आ जाए, न्यूटन नहीं बनाएंगे अगर आपने सोच लिया। ऐसा नहीं है कि आपने उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं समझा, आपने समझ लिया उन कॉन्सेप्ट को अच्छे से। इसमें यहां पे 1 ऐसे इसके ऊपर ये ब्लॉक है और ये 2 यहां पर है, ये हाइट h दिखाई हुई है बस, यही वाला कह रहे हैं ना आप सवाल। इसका नाम 2 है, z नहीं है वो, ये ब्लॉक 2 है। नहीं, कुछ ब्लॉक सा बना हुआ है, सवाल पढ़ेंगे भी, ये ब्लॉक सा है, बाद में होगा तो फिक्स कर देंगे उस ब्लॉक को। यहां पे 1 ब्लॉक है, पुली दिख रही है सारी, और ये हाइट h दिखाई हुई है। अरे दिख रहा है, डरना मत, फोटो बना ली, देखते हैं 1.19 कहीं लिखा हो, ये लिखा है, पढ़ते हैं, पढ़े। इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर 1.19 मास ऑफ बॉडी 1 इज 4 टाइम्स एज ग्रेट ऑफ बॉडी 2, यानी दोनों के मास है। बॉडी 2 का मास m मान लो, तुरंत ही जैसे सवाल पढ़ा लाइन पढ़ी तुरंत करना चाहिए। बॉडी 1 का मास m मान लिया, बॉडी 2 का मास 4m मान लिया, 1 का मास 4m मान लिया। मास ऑफ बॉडी 1 इज 4 टाइम्स एज ग्रेट ऑफ बॉडी 2, तो 2 का 1m मान लिया और 1 का 4m मान लिया।
h is 20 मीटर, 20 मीटर है। masses, pulley, thread, friction are negligible, ठीक है। as at a certain movement body 2 is released and arrangement set in motion, what is the maximum height that body 2 will go up to? body 2 कब तक ऊपर जाएगी, ठीक है। अरे फोटो बनाया था आपने, बॉडी 2 कब तक ऊपर जाएगी, ये सवाल का मैं बना रहा हूं, अब मैं फोटो बना रहा हूं, शायद बताइएगा ऐसी यही फोटो है क्या, बताइएगा मैंने जो बनाई। यही है पक्का। इसका मास 4m। पूछ रहा बॉडी m, मास m कितना ऊपर तक जाएगा, पहले बताओ होगा क्या। अब ठीक है सक्षम, मैंने डायग्राम बगल में बना दिया। पहले तो 4m वाला नीचे जाएगा, m वाला ऊपर जाएगा, आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, फिर क्या होगा, 4m वाला आ रहा होगा मस्त, 4m वाला आ रहा होगा, m वाला जा रहा होगा, अचानक से 20 मीटर बाद क्या मिला, ग्राउंड मिला, टक्कर, जैसे टक्कर मारी वो रुक गया, पर m वाला के पास तो स्पीड आ चुकी होगी तो ऊपर जाएगा, पर रस्सियां ढीली पड़ जाएंगी। अरे दिखा क्या आपको नहीं समझ में आया, काइनेमेटिक्स ही है आधा आधा। पहले ध्यान से, पहले तो ये नीचे आएगा, सब कुछ टाइट टाइट रहेगा मामला एकदम, ये नीचे ये ऊपर चल रहा है दिख रहा है, फिर अचानक से 4m वाला यहाँ पे जब गिरेगा, गिरने के बाद 4m वाला चलना बंद कर देगा, तो 4m वाला चलना नहीं बंद करेगा, ये इसके पास स्पीड आ चुकी होगी ऊपर। अरे अब तक ये, जब तक ये नीचे आ रहा था तब तक ये ऊपर जा रहा था, तो क्या इसके पास स्पीड आ चुकी होगी। जब ये चलना बंद कर दिया तो अब ये ऊपर चढ़ेगा तो रस्सियां तो खुलने लगेंगी ना, ढीली पड़ जाएंगी, क्योंकि ये तो नीचे जा ही नहीं सकता। ये ऊपर जाए ये नीचे जाए तो रस्सी मस्त टाइट है, लेकिन ये ऊपर जाए और ये नीचे जाए ना तो रस्सी तो ढीली पड़ जाएगी ना, तो कॉर्ड क्या हो जाएंगी, स्लैक। पर इसके पास क्या आ चुकी होगी तब तक, वेलोसिटी आ चुकी होगी। अरे बताओ, वेलोसिटी आ चुकी होगी तो उस वेलोसिटी से ऊपर जाएगा। जब ऊपर जा रही, अभी वेलोसिटी का मतलब अभी तक क्या, जब इसको छोड़ा तो क्या 4m वाला नीचे आएगा, m वाला ऊपर जाएगा। डू दे हैव एक्सेलरेशन, आपको निकालना आएगा, अभी निकालेंगे हम एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन सब निकालेंगे, एक्सेलरेशन होगा चलते जाएंगे। एक्सेलरेशन का मतलब है कि 4m की स्पीड बढ़ रही होगी, m की भी स्पीड बढ़ रही होगी, पर 4m टकराने के बाद रुक जाएगा, और m के पास अभी वेलोसिटी है, पर उसके ऊपर तो चाहे पत्थर लगा नहीं हो तो खुला आसमान है, तो ऊपर बढ़ने की कोशिश करेगा। जैसे ऊपर बढ़ेगा रस्सियां ढीली पड़ जाएंगी, तो उसमें सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा होगा, सिर्फ ग्रेविटी लग रहा होगा, पर उसके पास ऑलरेडी एक वेलोसिटी है, तो और ऊपर जाएगा ग्रेविटी में। भाई किसी पार्टिकल के ऊपर की तरफ वेलोसिटी है तो ग्रेविटी में और ऊपर जाएगा, कब तक जाएगा ऊपर, जब तक वेलोसिटी जीरो ना हो जाए। उसने पूछा कितनी हाइट तक जाएगा, ये सवाल है। तो स्टेप 1 में 2 स्टेप का सवाल है। पहले तो ये 4m वाला नीचे आ रहा होगा, उसके हमें वही सारा काम करना है जो हम न्यूटन लॉ में करते हैं, तो सब कुछ टाइट टाइट है। अरे बताओ तो क्या होगा, 4m का एक्सेलरेशन नीचे, m का एक्सेलरेशन ऊपर। स्टेप 1 क्या होता है, एक्सेलरेशन इधर किसका माना, a1, इसका a2, a बराबर थोड़ी होगा, a1 a2, यहां का टेंशन t, यहां t, यहां t, तो यहां 2t, तो क्या आ गया ta2। अरे सबसे पहला स्टेप क्या होगा, t ऊपर a2 ऊपर, ta2, इसके ऊपर टेंशन किधर ऊपर, 2 कितना 2t, और एक्सेलरेशन तो -2t, a1 बराबर यानी a2 बराबर 2a1, a2 बराबर, तो a2 a1 को भी हम a मान लेते हैं, a2 को 2a मान लेते हैं, ताकि हमारा अननोन कम से कम हो। तो थोड़ा समझ में आया, अच्छे बच्चे तुरंत ही a2a लिख लेते हैं, समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं, इतनी मैथ्स उनको दिमाग में बैठ जाती है, ये नीचे ये ऊपर दुगना होगा। वैसे ऐसे समझो, अगर कॉमन सेंस से सोचो, अगर तुम्हें अगर मतलब मैं होता था ये टेटू पेटू मुझे नहीं, मैंने कहा ये ब्लॉक नीचे आएगा तो ये रस्सी बढ़ेगी ए से, ये भी बढ़ेगी ए से, तो इसको 2a से ऊपर उठना पड़ेगा ताकि रस्सी की लंबाई कांस्टेंट रहे। तो ये से ए से बढ़ी, ये ए से बढ़ी, रस्सी की लंबाई तो कांस्टेंट है, तो इसको 2a ऊपर जाकर कवर करना पड़ेगा। या तो आप जैसे चाहो वैसे कर लो, आपकी अपनी, इस समय मैं आपको एकदम ज्ञान नहीं बना सकता, लेकिन धीरे धीरे करके बन जाएंगे। a और 2a पक्का। अब लिखिए, a निकालिए, पहले इक्वेशन लिखिए, bd बनाइए। उठ चुका होगा m वाला तो नॉर्मल फॉर्मल नहीं आएगा, चलने लगेगा। क्या इक्वेशन, 4mg
4mg माइनस 2t बराबर 4ma। कोई दिक्कत? इस वाले के लिए क्या आई? t माइनस mg बराबर m2a। 2ma मतलब m2a और 2ma एक ही बात है ना, उस दिन समझ गई था। ठीक है, जल्दी से a निकाल दो मेरे भाइयों। नीचे वाले इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करके जोड़ दो। नीचे वाली इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करके जोड़ोगे टी 2 हट जाएगा। टी का मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, टी का मल्टीप्लाई करके जोड़ दो। जल्दी करो सभी लोग, कुछ लोग के आंसर निकल भी जाने चाहिए थे अब तक। टी का मल्टीप्लाई जोड़ दो करके। ए की वैल्यू आ गई g/4। ए की वैल्यू कितनी आ गई? g/4 यानी 2.5। ए की वैल्यू कितनी आ गई? g/4 यानी 2.5। यानी अरे बताओ, ए की वैल्यू g/4 आ गई यानी 2.5। पक्का? g/4 आ गई यानी 2.5। दिख रहा है? इसका मतलब है इसका एक्सेलरेशन कितना आ गया? 5। इसका एक्सेलरेशन 5। इसको कितना नीचे उतरना है? 20 मीटर। देखो 20 मीटर उतरने में इसको कितना समय लगा? उस समय तक तो सब कुछ टाइट टाइट रहेगा। इसका एक्सेलरेशन 2.5 आया है, इनिशियल स्पीड 0 है, जस्ट छोड़ा है, जस्ट छोड़ा है। एस बराबर हाफ ए टी स्क्वायर लगाइए, एस बराबर हाफ ए टी स्क्वायर लगाइए। फोर सेकेंड आ गया, 4 सेकेंड। ठीक है, अब इसका काम 4 सेकेंड मिल गया। अब 4 सेकेंड तक ये क्या किया है? 5 के एक्सेलरेशन से ऊपर गया है। अरे बस ये इसको अब देखते हैं, अब इसको देखते हैं ये क्या किया, इसका मोशन कैसा है? 4 सेकेंड तक 5 से ऊपर गया है, उसके बाद रुका नहीं, उसके बाद जी से फ्री फॉल करेगा तो जी नीचे लगेगा। अरे बताओ, इसके मोशन को देखते हैं। पहले क्या किया? इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ कितना है? 5। कब तक है? तो t इक्वल टू 4 सेकंड पे यहां कहीं आ गया होगा। t इक्वल टू 4 सेकंड पे यहां कहीं आ गया होगा। इसकी स्पीड b, वेलोसिटी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। एक्सेलरेशन कितना है इसका यहां से यहां तक? 5। तो यहां वेलोसिटी कितनी हो गई होगी? 20। अरे बताओ यार, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 20। तो कितनी दूरी चला होगा यहां पर? भूल गए, भूल गए। एस बराबर u प्लस वी बाई 2 इंटू टी। मतलब कैसे याद रखोगे? 20 प्लस 0 भग बे 20 भग बे 40। अबे यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लो तुम्हारे गरीबों। ऐसे वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s लगा लो, कुछ भी लगा लो। कितनी दूरी चली है? 40 मीटर। इसके बाद क्या होगा बेटा? इसकी स्पीड कितनी है? 20। 2 सेकंड और लगेंगे, बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि अब सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटी। तो उसकी ग्रेविटी इसकी वेलोसिटी को क्या कर देगा? 0। तो फाइनली इसकी वेलोसिटी यहां कितनी हो जाएगी? 0। यहां से यहां कितना समय लगेगा? ग्रेविटी, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 10 है, और यहां से तो इसमें 2 सेकंड लगेंगे। तो बताओ, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? 20 प्लस 0 बाई 2 यू प्लस वी बाई 2 इंटू टी। 20 प्लस 0 बाई 2 यानी 10, 10 इंटू 2 20। तो हाउ हाई इट हैज गॉन? 60 मीटर इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, इनमें बताओ। ये तो हमने किया था शायद इस तरह का सवाल। कोई लैंग्वेज, ये तो उसके उधर आ गया। नॉर्मल रिएक्शन। और कोई सवाल करने अभी इसमें से बताओ, कोई करना है? ये 1.21 करें। ये तो हमने शायद 1.20 तो किया था ऐसा। 1.21 करिए, 1.21 करिए। 1.21 की फोटो दिख रही है? 1.21 1.21 1.21 मैं बना दूं? 1.21 फोटो में बना देता हूं। मुश्किल सवालों में से है, पर कोई डरने की बात नहीं।
इसका मास स्मॉल एम है, इसका मास कैपिटल एम है, ये एंगल थीटा है। इसका मास स्मॉल एम है, इसका मास कैपिटल एम है, ये एंगल थीटा है। ठीक है, ये सवाल है, दिख रहा है? बताओ। हाँ जी, दिख रहा है? सवाल पढ़े, पढ़ते हैं सवाल। इन द अरेंजमेंट, बना ली ना फोटो? इन द अरेंजमेंट शोन इन दिस फिगर, द masses of wedge is capital M, body is small m. The appreciable friction exists. Appreciable friction exists between, only between wedge and the body. यहां पर appreciable friction acts between wedge and the body. The friction coefficient is K. म्यू है, मान लीजिए फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इन दोनों के बीच में म्यू है। इससे मुश्किल सवाल नहीं हो सकता आपके पास, सब कुछ आ गया इसमें। masses of the pulley and the threads are negligible. Find the acceleration of body m relative to the horizontal surface on which, मतलब ग्राउंड से बताना है, related to the horizontal surface on which wedge is moving, मतलब ग्राउंड से बताना है किसका एक्सेलरेशन है, स्मॉल m का। अरे क्लियर है? ये है आपके सामने सवाल, इनके बीच में फ्रिक्शन है। ठीक है, क्या होगा बताइए? बहुत बढ़िया, स्मॉल एम नीचे आएगा और कैपिटल एम किधर? देखो ध्यान से देखो, स्मॉल एम अगर नीचे जाएगा तो स्मॉल एम नीचे जाएगा तो ये पुली किससे चिपकी हुई है? अरे ये मैंने गलत किया भाई, मुझे लगा मैंने बहुत बड़ा ब्लेंडर कर दिया यार। हाँ ऐसा, ठीक है। बताओ स्मॉल एम किधर जाएगा? नीचे आएगा, रस्सी नीचे आएगी, वेज इधर आएगा। दिख रहा है कि आपको? थोड़ा फील करो ना, डरो मत, फील करो। दिख रहा, ये नीचे आएगा तो ये इधर खिसकेगा ना। अरे दिख रहा है? अरे बताओ। गुड गुड। स्मॉल एम क्या सिर्फ नीचे आएगा? आगे नीचे लेगा, कैपिटल एम के साथ भाई उसकी पीठ पे लदा हुआ है, पीठ पे लदा हुआ है तो इधर भी तो जाएगा, साथ ही जाएगा ना। तो दोनों के एक्सेलरेशन ग्राउंड से आपको अच्छे से दिख रहा है। बताइए क्या क्या मानूं? एक मान लीजिए और एक A1 डाउन। नहीं, इसका मान लिया इधर की तरफ A1, इसका इधर की तरफ तो A1 ही है और इधर A2। इसके दो दो एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत इसमें? स्टेप 1 तो भैया स्टेप 1 है, इसको मैं कुछ कर ही नहीं सकता। स्टेप 1 है। क्लियर है मेरी बात? अब देखते हैं, रस्सी की लंबाई कांस्टेंट होनी है। 3 टुकड़े हैं आपके पास, एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये टुकड़ा बताइए क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कितने से? A1 से कम हो रहा है। ये टुकड़ा क्या हो रहा है? कितने से? A2 से। और ये वाला टुकड़ा कांस्टेंट है। अरे वेज के ऊपर वाले पॉइंट से वेज के नीचे वाले पॉइंट में हमेशा ये लंबाई तो फिक्स ही रहेगी ना। तो क्या आ गया? ये A1 से कम हो रहा है, ये A2 से बढ़ रहा है, तो क्या आ गया रिलेशन? A1 बराबर A2। लेट्स से A, अरे सबको A मान लेते हैं ना ताकि हमारा जीवन आसान रहेगा। इसको भी A। मुश्किल काम खत्म। अब क्या करना है? FBDs बनाने, FBD बनाने। बताइए ब्लॉक का FBD बताइए। बता बेटा तू, ब्लॉक का FBD क्या क्या फोर्स है? गलत मत बताना। M का FBD ग्राउंड से ही बना रहे, हमेशा अलग बता क्या क्या फोर्सेस है। ऊपर T लग रहा है, बोल जल्दी बोलिए, अब कोई भी बोले। T, नीचे mg। एक्सेलरेशन थोड़ी है FBD में बनाते हैं बे, एक्सेलरेशन तो बता चुके हो, फोर्स बताओ। और एक यहां से नॉर्मल, ये नॉर्मल। और बताइए फ्रिक्शन ऊपर चल रहा है तो पूरा फ्रिक्शन स्लिपिंग हो रही है, म्यू एन। और कोई फोर्स? और कहीं किसी से छू रहा है? नहीं। इक्वेशन लिख दो इसके लिए, बताओ इस दिशा में N equals to MA। N इक्वल टू MA, इक्वेशन नंबर 1। इस दिशा में माइनस T माइनस म्यू एन। mg माइनस T माइनस म्यू एन बराबर MA अगेन। अरे सही है? अरे बताओ। यस सर। सही है? सही है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन बन गई। अब किसका बनाएंगे FBD?
वेज का। तो जल्दीबाजी उसी में मुझे मत किया करो, वेज बनाओ पूरा प्रॉपर, वेज बनाओ पूरा प्रॉपर। ये बनाया वेज, वेज ही गलत बनाएंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी। बिल्कुल सही, ये पुली है और ये भी एक पुली है, और एक हमारे पास ये रस्सी है, एक ये रस्सी है, अरे बताओ ना, और एक ये रस्सी है और एक ये रस्सी है, ऐसे ही हो गया। तो सही बनाया ना वेज पूरा, वेज पूरा बनाए कम से कम। वेज में पुली वेज का पार्ट होती है और पुली का पार्ट रस्सी होती है, तो रस्सी पूरी लंबी लंबी थोड़ी बना दी ताकि दिखाई दे। अब देखिए इनको कहां कहां छू रहा है, इसके एंड्स पे कौन कौन छू रहा है, कौन कौन छू रहा है बताइए, क्या क्या फोर्स है। सबसे पहले तो हमारे पास जो फोर्स है सुंदर आसानी से मेरे पास, मैं थोड़ा टी, अरे रस्सियां बना चुका हूं तो टी 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 तो कर दूं। ये सारे टी सही हैं, चार चार टी दिख गए आपको, चार जगह छू रही रस्सियां, और रस्सी का फोर्स हमेशा पुलिंग होता है, तो पुलिंग टी। और एन पक्का, एक इसका खुद का वेट कैपिटल एम जी, एक जमीन से नॉर्मल N1, जमीन से नॉर्मल N1, और एक इसके ऊपर फ्रिक्शन ऊपर लगा है तो एक्शन रिएक्शन से इस पे फ्रिक्शन नीचे, म्यू एन। हो गया एफबीडी। अब ये किधर चल रहा है, राइट, बताओ राइट साइड में कौन कौन से फोर्स है। टेंशन सर, इस वाले वाला टेंशन नहीं है, बॉटम पुली है उसका। हाँ, और एक एन है और कोई है, बस खत्म इक्वेशन। टी माइनस एन बराबर कैपिटल एम ए। बस उस वाली लिखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि उसमें हमें कुछ निकालना ही नहीं है N1। ये तीन इक्वेशन, तीन अननोन, एक सेकंड में आंसर। तीन इक्वेशन, तीन अननोन, एक सेकंड में आंसर। हर्ष कह रहे हैं A1 बराबर A2 समझ में नहीं आया। फिर आपने, इसका मतलब है मेरे बहुत मेहनत के बाद भी आपने सीखा नहीं। इसका एक्सेलरेशन A1 मान लिया, इसका A2, इसका A2। रस्सी के तीन टुकड़े बना रहा हूं, एक ये लाल लाल टुकड़ा इसके बीच में बंधा हुआ है, पुली और ब्लॉक के बीच में। पुली नीचे आ रही है क्या, ब्लॉक नीचे आ रहा है क्या, कितने से, तो ये गैप बढ़ेगा कि घटेगा। लाल वाले टुकड़े को देख लेते हैं, ये गैप पुली, एक ऊपर वाली पुली और ब्लॉक के बीच में, हमेशा ऐसे देखते थे। पुली क्या रुकी हुई है, ब्लॉक नीचे आ रहा है, कितने से, तो ये गैप बढ़ेगा कि घटेगा, तो यानी प्लस A1। अब आया ये वाला टुकड़ा, ये किसके बीच में बंधा हुआ है, दोनों पुली के बीच में, सीधा सीधा है, वर्टिकल है। ये ऊपर वाली पुली ऊपर नीचे कर रही है क्या, ये वाली पुली ऊपर जा रही है क्या, तो इनके बीच का गैप कांस्टेंट रहेगा, इसका कुछ भी नहीं। ये किसके बीच में है, पुली और दीवार, दीवार कुछ कर रही है क्या, पुली क्या इधर जा रही है क्या, कितने से, तो घटेगा, -A2 बराबर 0। पक्का, ये सवाल भी हमारा सॉल्व हो गया। एक और कर लेते हैं, कोई दिखेगा तो करा देंगे। कोई लैंग्वेज वाला करें, सिर्फ बिना फोटो के लैंग्वेज वाला, जो बताइए, कोई दिख रहा हो, मन कर रहा हो इसमें करने का। अरे बताओ ना, कोई भी बता दो, कोई भी है, कौन सा बताओ, हटाऊं अगला पेज करूं, इसमें कहीं, इसमें यहां 1.65 में फिगर नहीं है, 1.65 में नहीं है। चलो अब हम देखते हैं, पढ़ते हैं 1.65 कर लेते हैं। पढ़ू। अ प्लैंक ऑफ मास m1 विद अ बार ऑफ मास m2 प्लेस्ड ऑन इट ऑन अ स्मूथ प्लेन। बना, प्लैंक ऑफ मास m1 है, विद अ बार ऑफ मास m2 प्लेस्ड ऑन इट। एक लंबा प्लैंक बनाओ जिसका मास m1 है, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखो जिसका मास m2 है, सब हॉरिजॉन्टल, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखे हुए हैं। A horizontal force growing with time as F बराबर is applied to the bar। बार मतलब ऊपर वाला,
ऊपर वाले पे F बराबर 80 फोर्स लगाया जा रहा है। हाँ, फाइंड आउट हाउ एक्सिलरेशन ऑफ द प्लैंक एंड द बार डिपेंड्स ऑन टाइम, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द प्लैंक एंड बार इज इक्वल टू म्यू, ड्रॉ द एप्रोप्रिएट प्लॉट ऑफ दिस डिपेंडेंसी। ये तो हमने क्लास में कि वो भूत वाला टेबल वाला वही सवाल तो है। ये ऊपर वाले को खींच रहे हैं, नीचे वाले का क्या होगा, पर इसमें फोर्स का फॉर्म दिया हुआ है तो थोड़ा मैथ्स लगा लेते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। तो हम अपने काम करने के लिए थोड़ा सुंदर काम करते हैं, इसका मास 2m ले लेते हैं, अरे समझ में आ रहा है ना, और इसका मास m ले लेते हैं और इस पे फोर्स लगाते हैं F बराबर 80, F बराबर 80। अरे सही है। और सवाल करने के लिए फ्रिक्शन कोएफिशिएंट F बराबर T लगा देते हैं, F बराबर नहीं, F बराबर क्या करते हैं ताकि थोड़ा गंदे आंसर ना आए, सुंदर आंसर आए, F बराबर लिख देते हैं mgt, अरे ताकि हमारे GUMM कटे हैं तुम्हारे लिए आसान करने के लिए। और म्यू की वैल्यू ले लेते हैं 0.5, म्यू की वैल्यू लेते हैं 0.5। अरे चेक करो, म्यू की वैल्यू 0.5, ये सवाल है पक्का। अब वो पूछ रहा है अलग अलग टाइम पर क्या होगा, नीचे कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये स्मूथ है, ये स्मूथ है और ये बहुत बड़ा है, गिरने विरने के चांसेस नहीं, ज्यादा चक्कर में मत पड़ना, स्लिप लिप करेगा, ठीक है। F बराबर mg इंटू टी, अरे क्लियर है, mg इंटू टी की जगह mg इंटू टी की जगह क्या कर दे, वैल्यूज ले लें क्या आपको, कई बार आपके नंबर ले लूं क्या आपके लिए, 5 kg 10 kg की m में कर लोगे, बता दो नंबर ले लूं, क्योंकि कई बार क्या होता है आपको क्योंकि मैं बोलूंगा mgd माइनस प्यू म्यू माई देश, आपको दिमाग में 14-15 बोलूंगा तो थोड़ा घुसेगा भी दिमाग में, मुझे ऐसा लगता है। तो इसी सवाल को हम दोबारा बना लेते हैं, दोबारा बना लेते हैं। इस बताइए मास बताइए, इसका मास कितना, जो आप बताएंगे वो कर लेंगे। नीचे वाले का 1 kg, ठीक है, ऊपर वाले का बता दीजिए, इसका इन्होंने कहा 2 kg, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे जो फोर्स लग रहा है F बराबर 5t, अब तो सब सुंदर सुंदर हो गया हमारे पास। यहां पे म्यू की वैल्यू 0 है, यहां बताइए म्यू की वैल्यू, बोलिए बोलिए जो भी बोलना है, 1 ले लें, 1 ले लिया, ठीक है, म्यू की वैल्यू 1, म्यू की वैल्यू 1, ठीक है। अब वो पूछ रहा कि क्या हो रहा होगा, आराम आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है हमें, कोई जल्दीबाजी नहीं। F बराबर U बराबर, सबसे पहला स्टेप क्या होता है जब फ्रिक्शन का, क्योंकि पता नहीं है साथ चलेंगे कि नहीं चलेंगे, फ्रिक्शन का काम क्या है, साथ चलाना, ठीक है भाइयों, अरे बताओ, ठीक है। सबसे पहले ऊपर जाके फ्रिक्शन की औकात लिख लेते हैं, वहां पे कोने में लिखिए सबसे पहले फ्रिक्शन की औकात कितनी आई, फ्रिक्शन कहां पर है, जहां पे है वहीं का नॉर्मल, वहां का नॉर्मल कितना होगा 20 न्यूटन, अरे उसका वेट के बराबर ही नॉर्मल होगा, तो फ्रिक्शन की औकात कितनी हो गई 20, तो आपने यहां कोने में क्या लिख लिया, F मैक्स बराबर 20, अरे सही है। अब आपको पता नहीं है कि दोनों साथ चल रहे हैं कि अलग चल रहे हैं, तो हम क्या निकालेंगे कि साथ चलने के लिए कितनी जरूरत होती है, माना साथ चल रहे हैं, माना साथ चल रहे हैं, तो फ्रिक्शन को क्या लिखेंगे, F लिखेंगे कि 20 लिखेंगे, F, अरे याद है ना, माना साथ चल रहे हैं, आई एज्यूम दैट दे आर गोइंग टुगेदर, हमने याद है में कैसे करते थे, तो बताइए दोनों के एक्सेलरेशन को सेम माना हमने, पर क्या यही आंसर है क्या, अभी चेक करना पड़ेगा कब तक वैलिड है कब तक नहीं है, ये वैलिड क्या समझ में आ रहा है, तो दोनों साथ चल रहे हैं, तो इसका एक्सेलरेशन भी a इधर है, इसका एक्सेलरेशन भी a इधर है, दोनों को पहले इकट्ठे लिख लिया, तो हमारे पास आ गया 5t बराबर 3a। What is the total force on both of them? 5t, 5t बराबर 3a। इस अब ऊपर वाले की अकेले की इक्वेशन बताइए क्या होगी, 5t minus F equals to 2a, 5t minus F is equal to 2a। इससे F निकाली, क्योंकि हमें पहले चेक करना पड़ेगा जरूरत क्या है, याद होगा अगर आपको, F निकालिए कितना आया, F कितना आया, सॉल्व करिए, F निकालिए कितना आया, A नहीं चाहिए F चाहिए, अबे चेक करना है, अभी असली में थोड़ी एक्सेलरेशन हो रहा है, F निकालिए, अबे T के टर्म में निकालो, A के टर्म में, A भी नहीं पता है बराबर A, जो दोनों चीजें नहीं पता उसी को एक दूसरे के टर्म में बता देगा तो कैसे चलेगा,
एफ बराबर ए आ गया तो एफ बराबर एफ टी बाई थ्री या 5t/3 आ गया होगा। एफ की वैल्यू टाइम के टर्म में बताओ कितनी आई? 5t है सर। 5t/3 सॉल्व ही नहीं कर पाते हो यार तुम लोग। 5t इन दो इक्वेशन से एफ नहीं निकाल पाओ, ए को एलिमिनेट करना है। पहले 5t की जगह 3a लग दो तो 3a माइनस एफ बराबर 2 है, तो एफ बराबर ए आ गया, और एफ बराबर ए आ गया। एफ ही निकालना तो यहाँ ए की जगह एफ रख दिया। एफ की वैल्यू कितनी आ गई? 5t/3। एफ की वैल्यू कितनी आ गई? क्या मतलब है इस एफ का, क्या मतलब है ये मैं समझा नहीं, इसको वर्ड्स में समझाओ। रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। लिखो कि हम, लिखो वर्ड्स में लिखो। They will move together. They will move together if friction force will be equal to 5t/3. समझ में आया ये बात जो आपने लिखी है, आपको समझ में आ रही है? They will move together if friction force is equal to 5t/3. पक्का? पर समय तो बढ़ रहा है, अब फ्रिक्शन फोर्स 5t/3 है, तो ये 5t/3 की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? 20। अरे फ्रिक्शन की मैक्सिमम औकात कितनी है? 20। तो कब तक साथ चलेंगे ये? जब तक 5t/3 की वैल्यू 20 से छोटी होगी साथ चलेंगे। अरे बताओ ना, तो कब तक चलेंगे? इट मींस दे विल मूव टुगेदर, इट मींस दे विल मूव टुगेदर टिल 5t/3 बराबर 20। तो t कितना आ गया? 12 सेकेंड। तो क्या हुआ? 12 सेकेंड तक दोनों क्या करेंगे? साथ चलेंगे। 12 सेकेंड तक दोनों क्या करेंगे? साथ चलेंगे। कितना एक्सेलरेशन होगा उनका? सेम रहेगा। कितना होगा? 5t/3। कब तक ये फॉर्मूला है? 12 सेकंड। 4 पता नहीं कहां से आ जाता है। 12 सेकेंड तक दे आर मूविंग टुगेदर, और क्या एक्सेलरेशन आया उनका? 5t/3। लिखो 12 सेकेंड तक they will move together। 12 सेकेंड तक they will move together। क्या एक्सेलरेशन आया उनका 12 सेकेंड तक? 5t/3। तो अगर किसी ने मुझे उसने बोला कि ग्राफ भी खींच के दिखाओ, ग्राफ भी खींच के दिखाओ, तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ खींच रहा हूं, तो बताइएगा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ क्या आ रहा है? एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई है? मैं भूल गया। 5t/3। इसका मतलब है दिस ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। ऐसा कब तक है ये ग्राफ? 12 सेकेंड पर। 12 सेकेंड पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जा रही है? 20। अरे किस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जा रही है? 20 हो जा रही है। क्या दोनों के एक्सेलरेशन बराबर रहेंगे तब तक? इसके बाद क्या होगा? दोनों अलग चलेंगे। फ्रिक्शन कितना लगेगा? 20। तो नीचे वाले पे क्या क्या फोर्स लग रहे हैं? ऊपर वाले पे क्या फोर्स लग रहा है? 2 kg वाले का FBD। अब दोनों के एक्सेलरेशन अलग अलग है, क्या फोर्स लग रहा है इसके ऊपर? और पीछे 20। तो इसका इक्वेशन क्या आएगा? 5t - 20 बराबर 2a1। तो इसका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 5t - 20/2। नीचे वाले का क्या फोर्स लग रहा है? सिर्फ 20। और कोई तो फोर्स नहीं। अरे वर्टिकल लग रहे होंगे पर 20 हॉरिजॉन्टल में। मास कितना है इसका? 1। तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 20। क्योंकि इसका तो अब इससे ज्यादा बढ़ ही नहीं सकता है, क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्शन लग के बढ़ा दिया। तो इसका मतलब ये किसका एक्सेलरेशन है? 12 तक दोनों कॉमन है। 12 के बाद क्या हो रहा है? 12 के बाद क्या हो रहा है? ये है 1 kg वाले का। क्या इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया? 1 kg वाले का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया। व्हाट अबाउट द 2 kg वाले का एक्सेलरेशन? उसका फॉर्मूला क्या है? टाइम के बढ़ रहा है। क्या फॉर्मूला है? 5t - 20/2 = 12 पे चेक कर लो एक बार। वो तो होना भी चाहिए, यहीं से तो बदला है। अबे चेक करो। लेकिन इस बार ग्राफ अब फिर से स्ट्रेट लाइन आएगा, एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ। एक्सेलरेशन, और पहले एक्सेलरेशन कितना आया था?
फॉर्मूला 5t/3। अब कितना आ रहा है एक्सेलरेशन उसका? 5t/2 माइनस 10। अरे बताओ, पहले स्लोप कितना था इसका? 5/3 5 बराबर mx, 5/3। अब कितना है स्लोप? यानी इसका स्लोप, अरे ये सब भी फर्क पड़ेगा, ऐसे से थोड़ा ऊपर उठ के ऐसे स्ट्रेट लाइन स्लोप थोड़ा बढ़ेगा। ये किसका ग्राफ बना दिया? 2 kg का। ये है पूरा 2 kg का, ये है पूरा 1 kg का। इससे ज्यादा कहीं कोई एग्जाम दुनिया का आपसे नहीं पूछेगा। प्लीज समझिए, संजोइए अपने कॉन्सेप्ट्स को, ना कि फैलाइए। तो थोड़े सवाल लगाइए, आराम आराम से करिए, स्टेप्स फॉलो करिए, एक्सलेशंस मानेंगे, ये करेंगे। लेकिन जब तक आप पेन नहीं चलाएंगे कुछ सब भूल जाएंगे, चाहे कुछ भी पढ़ा दूं मैं। पर अगर आपने जो मैंने सिखाया उसको अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, 3-4 दिन में अच्छे से अगर आपने 15, 20, 50 सवाल लगाए तो काम चल जाएगा आपका। ठीक है, रहेगा सभी को। एंजॉय योर लाइफ इफ यू फाइंड इट एंजॉयबल, अदरवाइज मेक इट। हमें ऐसा लगता है कि क्वालिटी एजुकेशन, चाहे वो IIT JEE की तैयारी कर रहा हो या नीट की तैयारी कर रहा हो, फ्री होनी चाहिए। इस बात का फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो कहाँ रहते हैं, क्या उनकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड है। इसीलिए हम अपने पूरी टीम की मेहनत, जो हमने सालों साल एक्सपीरियंस से और आज की डेट में भी मेहनत करके बनाया है, वो सब हम फ्री YouTube पे डालना चाह रहे हैं। पर आप समझते हैं कि चीज़ों को डेवलप करने के लिए हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। मैंने अपने सारी पूंजी को खर्च कर दिया है, अब मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप कर सकें तो, अगर संभव हो, फाइनेंशियली आप पे लोड ना आए, तो हम चाहते हैं कि हमारा इस मिशन, जो हम बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन फॉर फ्री सारे बच्चों को देना चाहते हैं, उसमें हमें सपोर्ट करें। If you find it worthy, please scan this QR code and contribute whatever you can.